आपके घर में सुरक्षित होंगे। आज हम क्लास 6 और 7 के चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला का टॉपिक पढ़ेंगे। वर्णमाला क्योंकि हम बचपन में हिंदी ग्रामर में पढ़ते हुए आए हैं और आप सबने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन संस्कृत में जब हम 6 क्लास के स्टूडेंट के लिए जब ग्रामर जो है वो नया टॉपिक है और जब नया टॉपिक हम कोई पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत हमें शुरू से करनी पड़ती है। संस्कृत वर्णमाला के अंदर सबसे पहले वर्णमाला मुख्यतः 2 भागों स्वर व व्यंजन में बटी होती है। आपने पहले भी बचपन में पढ़ रखा है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर ऐ से लेकर अह तक और व्यंजन क से लेकर ज्ञानी तक। आपको पहले हमने LKG UKG फर्स्ट में पढ़ा है, लेकिन जब संस्कृत में जब हम स्वर और व्यंजन पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम उनके भेद करते हैं, उनको अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। उनका वर्गीकरण करने के बाद में हम उसको अलग अलग भागों में पढ़ते ताकि हमारे लिए आगे जाकर कोई भी दिक्कत नहीं हो, किसको क्या बोलना है। क्योंकि संस्कृत भाषा हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है और भारतीय संस्कृति आप जानते हैं संस्कृत वेदों की भाषा है और उसको बोलने में और थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम उसको हर चीज को लिख लिख के समझेंगे। जैसे मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है स्वरों के भेद। स्वर मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। जब हम कोई भी बात करते हैं, एक तो बहुत तेज बोलते हैं, एक थोड़ा धीरे बोलते हैं, एक ना तो तेज ना धीरे। इस तरह से हमने स्वरों को भी आपके सामने इस तरह ब्लैक बोर्ड के ऊपर वर्गीकृत करके रख रखा है। जैसे फर्स्ट स्वरों के भेद में आपके लिख रखा है सामान्य स्वर। सामान्य स्वर यानी नॉर्मल, साधारण स्वर, सामान्य सा स्वर। जैसे सामान्य क्या, जिसके अंदर कोई मात्राएं नहीं है, कोई भी मात्राएं नहीं होती है, वो सामान्य स्वर में आते हैं। और जिसके अंदर कोई ना कोई अक्षर या बीच में कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई होती है, जिसके मध्य में कोई ना कोई और अक्षर आता है, जैसे कोई मात्रा हुई, कोई छोटा अक्षर, कोई बड़ा अक्षर, जैसे जुड़ा होता है, तो ये स्वरों के भेद कहलाते हैं। उसके आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो सामान्य स्वर के भी पुनः 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य स्वर के भी पुनः 2 भेद होते हैं। मतलब कि पहले हमने पढ़ा था स्वरों के भेद, उसके अंदर पहले फर्स्ट टॉपिक था हमारा सामान्य स्वर, फिर था वापस हमारा सदक्षर या मिश्रित स्वर। फिर हमने वापस उसका वर्गीकरण करके फर्स्ट में सामान्य स्वर का हमने यहाँ पर पुनः वापस भेद किया। उसके अंदर हमने उसके 3 भेद पढ़े। उसमें हमारे सामने है जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख रखा है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। वापस मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को। सामान्य स्वर के पुनः 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा। ह्रस्व को सामान्य भाषा में हम क्या कहेंगे? छोटा। छोटा स्वर, छोटा का मतलब जैसे ए छोटा है, और ये है दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा का मतलब कि आ। अब देखो ए छोटा है और आ, क्योंकि इसके अंदर ए के अंदर मात्रा जुड़ गई। यहाँ ह्रस्व के अंदर ये छोटी है और ये बड़ी है, यानी कि इसके अंदर मात्रा। हमने बचपन में जब हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए तब हमने बारखड़ी भी पढ़ी थी हिंदी में, क, का, की। जब हम बारखड़ी पढ़ते हैं तो ये स्वर से ही निकली गई मात्राएं, और जब मात्राओं का प्रयोग हम किसी शब्द में करते हैं तो वो शब्दों के अंदर उसका नवीनीकरण हो जाता है। इसीलिए ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का अंतर आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि ये ह्रस्व स्वर है, इनकी ये छोटे होते हैं। जो बोली में भी हमारे को इनके अंदर स्वर जब हम निकालते हैं, हमारे गले से कोई बात हम निकालते हैं, कोई भी स्वर अपने आपके सामने बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसमें छोटा, उसका उच्चारण छोटा रूप में किया जाता है और दीर्घ का उच्चारण थोड़ा सा ऊंचा किया जाता है। और मिश्रित स्वर के अंदर इन दोनों का मिलान, ना ऊंचा स्वर ना नीचा स्वर, इसलिए हम उसको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कहते हैं। और मिश्रित स्वर इन दोनों का मिला हुआ रूप है। इसलिए ह्रस्व स्वर में आप देखो ए, ई, छोटा ऊ, छोटी री और री। री के अंदर ये ल आपको देखोगे, फिर कोई बच्चा बोलता है कि मैडम ल तो व्यंजन का रूप है। व्यंजन का रूप है, लेकिन इसके नीचे जो मात्राएं लगती है वो मात्राएं हमारे को संस्कृत भाषा में हमारे काम आएगी, इसलिए हम इस री को लगाते हैं। और दीर्घ स्वर के अंदर हमारे सामने है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। बड़ी री इसलिए हम लगाते हैं कि उसके अंदर मात्राएं जब हम लगाएंगे तो उस मात्राओं में अंदर किसी भी शब्द के अंदर हम मात्रा अगर हम लगाते हैं तो उस मात्रा में अपना खुद का एक
और मिश्रित स्वर में ए, आई, ओ और औ, इनको हम मिश्रित रूप में बोलते हैं। स्वर के भेद पढ़ने के बाद में जब हम व्यंजन के ऊपर आते हैं तो आपके ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने व्यंजनों के भेद लिख रखे। देखो, स्वर और व्यंजन व्याकरण का सबसे मूल भाग होता है। स्वर जब हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए तो उसके आगे देखो हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजनों के भेद में व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर हम सबसे पहले जितने भी हमारे कै से लेकर मैं तक, यहाँ तक जितने भी हमारे व्यंजन जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। चूंकि कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग ब्लैक बोर्ड पे जो आपके सामने दिखा हुआ है, स्पर्श व्यंजन की फर्स्ट में कै वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। ये देखो आपके सामने इस तरह की टेबल हम जब बनाकर अपने माइंड में, अपनी नोटबुक में जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ये हमारे रिमाइंड के लिए, केवल याद करने के लिए, मन में हमारे को हमेशा लाइफ टाइम याद रखना कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। लेकिन स्पर्श व्यंजन चालू होते हैं कैसे लेकर मैं तक। हर एक लाइन के अंदर 5 व्यंजन होते हैं, जो कै, ख, ग, बड़ा ग और न। अब देखो, हर वर्ड के नीचे मैंने इस तरह की एक छोटी छोटी सी लाइन खींच रखी है। इस लाइन, ये लाइन नहीं है, आपको लग रहा होगा कि मैडम ने ये लाइन क्यों खींची। ये लाइन नहीं है, ये इस व्यंजन को संस्कृत में हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हलंत। हलंत ही लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर अभी स्वरों का कोई मेल नहीं हुआ। जब स्वरों का मेल होता है तब जाके ये डंडी यहाँ से हट जाती है। लेकिन जब स्वरों का मेल नहीं होता तो हमें ये डंडी लगानी जरूरी होती है, क्योंकि व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। और जब हम संधि पढ़ेंगे आगे, जब हम आगे और ग्रामर के बहुत सारे हिस्से पढ़ेंगे, तब आपके ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसलिए एक बार वापस देखो, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कै, ख, ग, बड़ा ग और अड़े। इसको हम कै वर्ग भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में पूरा इतने 5 शब्दों का बार बार उच्चारण करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको कै वर्ग बोल देते हैं। लेकिन संस्कृत में कै वर्ग के साथ साथ हम एक चीज और बोलते हैं। कौन सी? कंठ। क्योंकि कै वर्ग हमेशा कंठ से बोला जाता है। आप एक बार इसकी है ना अभ्यास करो, अभ्यास करो और उसमें देखो कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ हो रहा है? कंठ से हो रहा है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? तालु से हो रहा है। ट वर्ग का मूर्धा से हो रहा है। त वर्ग का दंत से हो रहा है और पै वर्ग का ओष्ठ से हो रहा है, होठों से। पैप है। आप इसका जितनी बार अभ्यास करेंगे आपको अपने आप इनके वर्गीकरण और उनके उच्चारण के स्थानों के बारे में पता चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या याद करना है? स्वर और व्यंजन। व्यंजनों के फिर वापस फर्स्ट वाला भाग है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। 25 कैसे होते हैं? कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग के हिसाब से ये 25 होते हैं। जितने वर्ग होते हैं हम उनको कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग के हिसाब से बोलते हैं। कै वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा और त वर्ग का दंत और पै वर्ग का ओष्ठ होता है। यहाँ तक पढ़ने के बाद में जब हम आगे आते हैं, फर्स्ट हमने कहा था ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्पर्श व्यंजन हो गया, तो सेकंड हमारा हो गया है अंतस्थ वर्ण। कौन सा हो गया? अंतस्थ। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो आपने शुरू से ऐसे लेकर कैसे जाने तक शब्दों को पढ़ा होगा, उसमें हमने वर्गीकरण कर दिया, ऊपर स्वर पढ़ लिए, अब व्यंजन पढ़ लिए। व्यंजन पढ़ने के बाद में अपन ने सारा स्पर्श व्यंजन पढ़ा। स्पर्श व्यंजन के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ये 4 कौन कौन से? य, र, ल, व। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये नीचे जो डंडी है ये डंडी नहीं है या कोई निशान नहीं है, ये एक साइन है। ये इसको हलंत कहते हैं क्योंकि ये व्यंजन है। हम व्यंजन पढ़ रहे हैं इसलिए ये हल चिन्ह, इसको हल चिन्ह बोलते हैं। और ये हल चिन्ह ही हमारे व्यंजन का रूप दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें ये नहीं लगाएंगे तो ये स्वर बन जाएगा, स्वर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ये के अंदर ए जुड़ जाएगा तो ये पूरा ए बन जाएगा। और अभी हम सिर्फ अंतस्थ व्यंजन पढ़ रहे हैं इसलिए ये अंतस्थ
व्यंजन के नीचे हमने ये डंडी लगी। उसके बाद में उष्म व्यंजन जो आपके ब्लैक बोर्ड पे दे रखा है, ये भी आपके 4 होते हैं, श, है और ये 4 वर्ण श, स और है, ये चारों आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन, इनको संयुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 चीजों से बना होता है। अक्षय के क्षत्रिय आपने बचपन में पढ़ा, तैतीस त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी, 2 शब्दों के हम अपने नेक्स्ट लेसन में संयुक्त व्यंजन और किस तरह से आगे व्यंजनों का मेल होता है वो हम आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे से आगे हम आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तो ये संयुक्त व्यंजन हमारे सामने मौजूद है। अब आप देखो वर्णमाला के कितने 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 उष्म व्यंजन हो गए और 3 हमारे सामने संयुक्त व्यंजन हो गए वर्णमाला के हिसाब से। बाकी संयुक्त व्यंजन में एक व्यंजन और काउंट होता है, वो हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने ये सिर्फ 3 होते हैं। अब ये हमारे पूरा व्यंजन का टॉपिक क्लियर हो गया। मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करा देती हूँ कि स्वर व्यंजन हमारे वर्णमाला के 2 हिस्से हैं। वर्णमाला में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर उष्म व्यंजन और फिर संयुक्त व्यंजन। ओके, ये संयुक्त व्यंजन पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और बहुत अच्छी जानकारी लेकर ग्रामर की आएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।